वेटेज बताता हूं, इसका कितना वेटेज है। बना लिया? चलो अब बात करें, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, कोई भी एग्जाम उठा लो, अगर सिविल मैकेनिकल किसी का भी, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो बिना सॉम के बना हो हिस्ट्री में आज तक। सॉम 100% आएगा, और एक दो क्वेश्चन नहीं, 5 6 7 क्वेश्चन मिनिमम आते ही हैं। ठीक है, हो गया डन। चलिए नाउ अबाउट द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो वेटेज क्या क्या है इसका, सबसे पहले आपके एसएससी जेई की बात करते हैं। नाउ एसएससी जी प्री दिया था भाई किसी ने? किसने दिया था? सॉम के क्वेश्चन लिखे थे? कितने क्वेश्चन लिखे थे? भावेश आप नहीं दिए क्या? रिसेंटली पास आउट हो? 7 to 8। अभी जो एवरेज क्वेश्चन आए थे दिस ईयर 2023 में, एवरेज जो क्वेश्चन आए थे वो थे 10 to 11 क्वेश्चन थे आपके, सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। आप समझ रहे हो 10 और 11 नंबर बहुत ज्यादा होता है यार। ठीक है, और सिमिलरली अगर बात करें एवरेज ऑफ द ईयर्स की, एवरेज जो अभी तक का आया है वो भी करीब करीब 10 to 15 क्वेश्चन का रहा है, सॉम का स्ट्रक्चर इंक्लूड करके है इसमें। ठीक है, एसएससी जेई का प्रीलिम्स में। व्हाट अबाउट द मेंस? मेंस में अभी क्योंकि 2023 से आप सबको पता है पैटर्न चेंज हुआ 22 से, पता है ना सबको। ऑब्जेक्टिव आ गया, पहले था सब्जेक्टिव, अब जब ये आया तब भी चेंजेस आए, और चेंजेस कुछ ऐसा हुआ कि अब जो पेपर आपका होता है उसमें लास्ट टाइम जो क्वेश्चन थे 20 थे, सॉरी 20 नहीं थे, गेट की बात कर रहा हूं। इसमें जो क्वेश्चन थे आपके 10 to 15 थे लास्ट टाइम। अच्छे क्वेश्चन थे और स्टैंडर्ड के थे, और सबसे टफ क्वेश्चन में स्वामी गया था। एवरेज अब इसमें बता नहीं सकते क्योंकि सिर्फ 2 ही पेपर हुए, एक ही पेपर हुआ है, बाकी एवरेज धीरे से निकलेगा, फिर देखते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा सेकेंड एग्जाम है जो अभी ट्रेंडिंग में है, वो क्या है? आरआरबी जेई। आरआरबी जेई में ना बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था कि व्हाट इज द स्ट्रेन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेन एंड स्ट्रेन का यूनिट, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, क्योंकि वन लाइनर आता है, आरआरबी जेई बहुत वन लाइनर के क्वेश्चन पूछता है। बट वहां पे भी उन्होंने वेटेज दिया था, और करीब 11 क्वेश्चन सिर्फ इसी के थे। आरआरबी जेई 2019 जो लास्ट ईयर हुआ था, जब हमने दिया था। ठीक है, अब उसके अलावा एवरेजली अगर आप लगाओ, क्योंकि आरआरबी जेई अलग अलग ईयर में आया, 11 15 19 और 24 में अभी आ रहा है, तो अगर 3 का एवरेज निकाले तो उसमें भी आपके 12 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस। ठीक है, सिंगल लाइनर। अब अगर थर्ड स्टेट जेई और ए की बात करें, जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया या आपके स्टेट का यूकेपीएससी, आप क्वेश्चन उठा के देखना, एटलीस्ट नहीं तो आपको कम से कम 7 से 9 क्वेश्चन सिर्फ इसी के मिलेंगे। 7 to 9 क्वेश्चन एवरेज रहता ही है हर एक एग्जामिनेशन में। स्टेट ए, एनी स्टेट लाइक उत्तराखंड, कोई भी स्टेट आप उठा लो, सब में वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, समझ आया? ये बस ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, और एक प्राइम सब्जेक्ट रहता है आपको रिपीट करने के लिए, पढ़ने के लिए। अगर ये सब्जेक्ट क्लियर है ना, तो आगे आने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आरसीसी हो या स्टील हो, बड़ी आसानी से समझ सकते हो। या बोल सकते हो कि आपके इंजीनियरिंग का ये क्या है, एबीसीडी, दिस इज द एबीसीडी ऑफ योर इंजीनियरिंग, राइट? ठीक है, बना लीजिए, आगे बढ़ो। बना लिया ना? चलिए सब चैप्टर्स की बात करते हैं, अबाउट द चैप्टर्स। चैप्टर पहला आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, लिखते जाइएगा जल्दी जल्दी, मेरे साथ ही लिखिए आप लोग भी। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। दूसरा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों एक साथ ही कवर करते हैं हम लोग, एंड स्ट्रेन। थर्ड है आपका बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट जिसमें हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। And fourth one is the bending moment equation, bending stress, bending stress. Fifth one is the shear stress. And sixth जो आपका चैप्टर है बेंडिंग से shear stress के बाद डिफ्लेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स्थ, सेवेंथ डिफ्लेक्शन, shear stress हो गया, और उसके बाद टॉर्शन, स्प्रिंग,
कांच, कॉलम, थ्योरी ऑफ फेलियर, एंड 11th चैप्टर आपका जो है डिजाइन ऑफ थिन प्लेट्स। तो दीज आर द चैप्टर्स जो बेसिकली आपको कवर करने रहेंगे, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, डिफ्लेक्शन, टॉर्सन, स्प्रिंग, कॉलम, थ्योरी ऑफ फेलियर एंड थिन प्लेट्स। नाउ अबाउट द वेटेज, जो वेटेज आया है, ठीक है, ये जो बता रहा हूं ध्यान से समझना, आसानी से समझ नहीं आता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये दोनों चैप्टर कभी छोड़ के नहीं जाना है बाबा, हर बार 100% पूछेगा। दूसरा ये बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, क्यों, जितने भी इंटरव्यू दोगे ना, अगर किसी जॉब में इंटरव्यू होता है 100% आपसे बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स पूछेगा ही, डायग्राम बनवाएगा ही, ठीक है। तीसरी जो आपकी चीजें हैं वो आपको डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में क्लियर रखनी चाहिए। डिफ्लेक्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है, टॉर्शन थोड़ा सा कम वेटेज का है, एंड कॉलम। अगर आप इसमें से सिलेक्टिव करते हो सब्जेक्ट तो चैप्टर्स, तो ये चैप्टर आपको हमेशा पढ़ के जाना है। ये बाकी सब तो फॉर्मूला बेस्ड हो जाते हैं आराम से, पर इन सब में अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं आपको सीखने हैं, ठीक है। चलो अब पहली बात हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल में। चैप्टर का नाम लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दोनों हम लोग बेसिकली कवर करेंगे। हो गया, विल कवर बोथ द चैप्टर्स। चलो पहला डेफिनेशन है फोर्स। व्हाट इज द फोर्स? आशीष आंसर दो, फोर्स क्या है? गर्मी कब खत्म होगी यार, आज बन जाएगा इसी, खराब हो गया। बताइए क्यों हंसी आई यार? हंसी नहीं आनी चाहिए, फोर्स बताओ क्या है। किसी में भी बताओ, हम मुझे समझ आनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश किसी में भी है कि नहीं आती, बताओ फोर्स। सॉरी, इंग्लिश में सुनते हैं। क्वीन, व्हाट इज फोर्स? What is the definition of the force? How you define that force? Tell me how you define the force. No idea. Bhavesh, what is force? डिफ्लेक्शन हो जाए, जैसे आशीष ने बोला था कि किसी भी आप वस्तु पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप जब कोई फोर्स लगाते हो, कोई आंतरिक बल लगाते हो, कोई एक्स्ट्रा चीज लगाते हो, तो वो अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन से डिसलोकेट हो जाए, कहीं पे चेंजेस हो जाए, दैट इज कॉल्ड फोर्स। दैट इज कॉल्ड फोर्स। एंड फोर्स, द यूनिट ऑफ द फोर्स इज व्हाट? यूनिट ऑफ द फोर्स इज व्हाट? न्यूटन, राइट। यूनिट ऑफ द फोर्स न्यूटन। अगर हम इसको डाइन में लिखें, सबको पता है डाइन किस में आता है, दिस इज एसआई यूनिट एंड दिस इज सीजीएस यूनिट, ठीक है। अगर हम बोले 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 टू द पावर 4 और 5, वेरी गुड, 10 टू द पावर 5 डाइन। ये सब बेसिक है यार, 10th 11th का है, पता होना चाहिए था। चलिए हो गया। नाउ द फर्स्ट डेफिनेशन, स्ट्रेस। Stress is represented by sigma. Sigma is the Greek word. Sigma is the Greek word, right? चलिए क्या डेफिनेशन है स्ट्रेस की भैया? सब पढ़े हुए हो, आंसर दो। What is the definition of stress? हाँ? डेफिनेशन, फॉर्मूला F अपॉन ए, मतलब क्या, कौन सा फोर्स, ये कौन सा फोर्स? F कौन सा? स्ट्रेस सुना है ना सबने? डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन बताओ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स?
सुपर्ब। ठीक है, आप लोग ना सब लोग यही बोलते हैं, द स्ट्रेस इज व्हाट, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही आंसर देता है। एक्चुअली में ये डेफिनेशन गलत है। दिस इज द रॉन्ग डेफिनेशन, हाइपोथेटिकल डेफिनेशन, बट मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन में हम यही कर रहे हैं और करना पड़ता है। अब आप इसका आंसर खुद समझना, खुद से बताना, ठीक है। लेट सपोज वी हैव द बॉडी, ये बॉडी है हमारे पास, क्लियर है। आपने इस पर फोर्स लगाया, अब फोर्स लगाने की वजह से इसमें डिफॉर्मेशन आएगा, और स्ट्रेस वो चीज है जो इसमें होने वाले डिफॉर्मेशन को रोकेगा। यू आर अप्लाइंग द फोर्सेस एंड टू द फोर्सेस देयर इज अ डिफॉर्मेशन, द क्वांटिटी हु रेजिस्ट दैट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, जो बेसिकली स्ट्रेस को रेजिस्ट करेगा वही, सॉरी, जो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज वी हैव द बॉडी, हमारे पास एक बॉडी है बेटा, इसका एरिया ए है, और हम क्या कर रहे हैं यार, इसमें फोर्स लगा रहे हैं एफ, क्लियर। और आप स्ट्रेस बोलोगे क्या हो जाता है, एफ ऑन एरिया। अब ये गलत कैसे, ध्यान से समझना, ठीक। लेट सपोज आपने फोर्स लगाया, ठीक है बेटा। अच्छा, फोर्स का इफेक्ट यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे कम, यहां पे कम, यहां पे कम, राइट। हम जैसे फोर्स लगा रहे हैं, द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज हियर मोर एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। तो फिर पूरा एरिया क्यों कंसिडर किया, समझ आ रही बात मेरी? तब तो रॉन्ग है ना डेफिनेशन, क्योंकि पूरा एरिया क्यों ले रहे हो भाई, स्ट्रेस तो ऑब्वियस है ना, सबसे ज्यादा तो इस पॉइंट पे हो रहा है ना, बाकी सब जगह पे नहीं हो रहा, राइट। और जब भी ऐसी बात आ जाए तो हमें क्या करना था, बेसिकली छोटा सा स्मॉल एरिया कंसिडर करना था, क्लियर है। तो जो स्मॉल एरिया, उस केस में जो डेफिनेशन स्ट्रेस की एक्चुअल है, लिमिट जहां पे एरिया जीरो की तरफ जा रहा है, फोर्स अपॉन एरिया इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेस। समझ आया, समझ आया थोड़ा बहुत, कि जहां पे ना एरिया एकदम कम हो रहा है, जीरो की वो तरफ जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग लिमिट लगा देते हैं। लिमिट जहां पे एरिया टेंड्स टू बी जीरो एंड द फोर्स अपॉन एरिया इज द एक्चुअल डेफिनेशन। कई बार आपने ये भी सुना है इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया, समहाउ ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, इंटरनल फोर्स रजिस्ट करता है, वही अपन लेते हैं, ठीक है। बट चूंकि कैलकुलेशन करना है, लिमिट हटा के हम लोग ये लेते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया आया या हवा में गया? आया नहीं आया? लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, लिखवाता हूं सारे पॉइंट। इट इज अ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, इट इज अ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज अ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यह इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया में, इट इज अ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। It is defined as internal resisting force by area। फॉर्मूला लिख लीजिए, it is defined as internal resisting force by area, internal resisting force by area। Now write down the note point। Note point: as the load are acting in a very small, as the load are acting in a very small portion of a area, load are acting in a very small portion of a area, small portion of a area, so the actual definition, so the actual definition of the stress is, so the actual definition of the stress is लिमिट्स, ये वाला फॉर्मूला लिख लेना। चूंकि लोड बल, चूंकि बल एक बहुत छोटे से भाग में लग रहा है, क्योंकि बल एक बहुत से छोटे भाग में लग रहा है, इसलिए स्ट्रेस की असली परिभाषा या स्ट्रेस की असली परिभाषा जो होगी वो यह है, राइट। आगे लिखिएगा,
But for the calculation purpose, we consider force upon area. But for the calculation purpose, we consider force upon area. डन हो गया यहां तक? समझ आया? चलिए आप मुझे ये बताइए इसका यूनिट क्या होगा? नाउ स्ट्रेस सिंपल सी बात है, हम क्या लेके चलेंगे? फोर्स अपॉन एरिया। पर आपको पता होना चाहिए दिस इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन। राहुल नाउ बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस? सॉरी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं बोल सकता मैं? केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बोल सकता मैं? अरे हाँ या ना बोलो ना यार, बोल सकता नहीं बोल सकता? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बोल सकता हूं? नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, फोर्स आप किसी भी यूनिट में ले सकते हो बेटा, न्यूटन ले सकते हो, किलो न्यूटन ले सकते हो, केजी भी ले सकते हैं केजी। ठीक है, तो इसका यूनिट हम लोग लिख सकते हैं, चाहे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बेटा, चाहे तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, चाहे तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, चाहे तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। द यूनिट ऑफ द स्ट्रेस इज व्हाट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और कई बार आपने देखा होगा एक टर्म सुनते हो मेगा पास्कल, सुना है बेटा? सुना है? तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज इक्वल टू मेगा पास्कल। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज इक्वल टू मेगा पास्कल। पास्कल किसका यूनिट है? प्रेशर का। पास्कल किसका यूनिट है? प्रेशर का। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर एंड स्ट्रेस? What is the base difference between the pressure and stress? Because the units are the same. Pascal means होता है, Pascal is the unit of pressure. Pascal is the unit of pressure. Unit of pressure. Basically Pascal nothing but that is a Newton per meter square. ये क्या है? Newton per meter square. मैंने पूछा डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर एंड स्ट्रेस। बताओ स्नेहा। अरे जवाब दिया करो सब लोग बेटा। अर्पणा बताओ। अरे गलत ही होगा ना, सुसाइड थोड़ी कर लोगे। बताओ। और कोई? अरे गलत बोलो, पता है एक आदत डालो बोलने की, जितना बोलोगे उतना जल्दी सीखोगे बाबा। वेरी गुड, पढ़ा है मेरी क्लास पहले, ये लग रहा है। चलिए लिखिए दो पॉइंट। प्रेशर इज एक्सटर्नल थिंग्स एंड स्ट्रेस इज इंटरनल थिंग। प्रेशर बाहरी होता है और स्ट्रेस इंटरनल होता है। प्रेशर इज एक्सटर्नल थिंग्स एंड स्ट्रेस इज इंटरनल थिंग्स। प्रेशर इज एक्सटर्नल थिंग्स एंड स्ट्रेस इज इंटरनल थिंग्स। क्लियर रहेगा? डेफिनेशन पता रहेगी अब कि प्रेशर बाहरी होता है और स्ट्रेस जो होता है वो इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। चलिए, अब मैंने बोला आपसे, जो मैंने पूछा था कि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मेगा पास्कल के बराबर होता है, यस और नो? मेगा में 10 की पावर कितनी? इसीलिए बोल रहा था ये सब्जेक्ट मत स्टार्ट कराओ, परेशान हो जाओगे, टॉर्चरेस कर दूंगा। बताओ भाई 10 की पावर कितनी मेगा पास्कल में? बताओ भावेश। 5 या 6 लगा देते हैं ऑप्शन में। 6 है, यस, वेरी गुड। 1 मेगा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6। 1 गीगा ये भी आता है जी, गीगा आपका 1 गीगा इज इक्वल टू 10 की पावर 9। ये दोनों याद रखना, पूरे सॉम में सबसे ज्यादा ये आता है। स्ट्रेस आपको गीगा में देगा तो कभी मेगा पास्कल में देगा। अब मैंने बोला था कि भैया मेगा पास्कल इज इक्वल टू व्हाट? मेगा पास्कल इज इक्वल टू व्हाट? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मेगा पास्कल इज इक्वल टू क्या बोला मैंने? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। प्रूफ कर सकते हो? प्रूफ कर सकते हो? करो प्रूफ। नहीं कर सकते यार, पहले से मंडी हिला दो, करो प्रूव इट। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। दया आ जाती है तुम लोगों को देख के मेरे को। चलिए मेगा पास्कल, मेगा को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 6।
एंड पास्कल इज व्हाट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें न्यूटन पर एम स्क्वायर लाना है। 10 की पावर 6 न्यूटन हो गया। एक बात बताओ बेटा, 1 मीटर में कितने एमएम? 1 मीटर में कितने? 3। 1 मीटर में 10 की पावर 3 mm है, सो 1 मीटर स्क्वायर में 10 की पावर 6 mm स्क्वायर हो जाएगा। सो द कन्वर्ट इज 10 टू द पावर 6 mm स्क्वायर, राइट? कैंसिल आउट। सो द न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका क्या आ गया? 1 मेगा पास्कल्स। क्लियर हुआ? समझ आया? लिख लो और क्वेश्चन लिखो, बनाओ। लिखिए। A rectangular body subjected to a force of 80 kilonewton, subjected to a force of 18, a rectangular body subjected to a force of 80 kilonewton, which produce stress of 800 megapascal, right? The length of the body is 2 meter. The length of the body is 200 mm. The length of the body is 200 mm. The length of the body is 200 mm. Determined width of the body. Determined width of the body. Done. Easy. बना लो यार, आंसर आ गया। हाँ लिखना है तुम्हें, क्वेश्चन लिख लिया? आरती लिख लिया? वेरी गुड, सुपर। नहीं आया, मूड खराब कर दिया तुम लोगों ने। आओ ध्यान दो, चलो छोड़ दो। नाउ क्वेश्चन इज गिवन टू अस दैट इज फोर्स इन अ बॉडी इज व्हाट? 80 kilonewton, right? And stress in a body is what? बोल दो भाई, कितना? 500? 800 megapascal, that means 800 Newton per mm square. So the force unit in Newton. तो ये क्या करेंगे? 80 किलो न्यूटन को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, क्या आ जाएगा? 80,000 न्यूटन। क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें हम स्ट्रेस का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, राइट? क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है बेटा? 200 mm दिया है, आपको निकालना क्या है? विड्थ निकालना है, ठीक है, राइट? एंड वी नो द रेक्टेंगुलर एरिया क्या होता है बाबा? लेंथ टू विड्थ ही तो होता है रेक्टेंगुलर का एरिया, राइट? सब कुछ गिवन है, बस फॉर्मूले में लगाना है। 800 फोर्स है आपका 80,000, नाउ लेंथ एंड विड्थ इज 200, सॉल्व इट। सॉरी विड्थ एंड दिस इज 200, तो विड्थ यहां पे हो जाएगी 80,000 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 200, 00 कैंसिल, यहां से 10 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 10। विड्थ कितना आ जाएगा? 1/20 ना, 0.5 आ रहा है, ठीक। द विड्थ इज 0.5, व्हाट? mm और मीटर? mm, वेरी गुड। मतलब समझ रहे हो कैसा बॉडी एक्चुअली में? ये ऐसा नहीं है, लेंथ ऐसा बना हुआ है, बॉडी ऐसी बनी हुई है, समझ रहे हो? क्लियर है यहां तक? चलिए बन जाएंगे, इस कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखो यहां पे मैंने किया क्या था, हो गया डन? यहां पे हमने किया क्या? बेसिकली क्वेश्चन था स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, हमने यहां पे ये किया फोर्स अपॉन स्ट्रेस किया, राइट? अब ये एरिया, यहां पे तो मैंने क्या किया था? रेक्टेंगुलर बॉडी था,
यहां पे एरिया मैंने क्या लिया, रेक्टेंगुलर बॉडी लिया, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर बॉडी की जगह अगर मैं सर्कुलर बॉडी लेता तब क्या हो जाता, पाई बाय 4 डी स्क्वायर होता, अगर डायमीटर दिया है, सर्कुलर बॉडी कंसिडर करे तो, राइट। सिमिलरली अगर मान लो स्क्वायर बॉडी होती तब स्क्वायर बॉडी, लेट्स सपोज दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर बना लेना इसको। स्क्वायर बॉडी अगर होती तो आपका स्क्वायर बॉडी में कुछ ऐसा होता, ये ए या नहीं, राइट। एरिया क्या हो जाता बेटा, ए का स्क्वायर। ट्राइंगल होता 1/2 b इंटू 8, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है, अगर एरिया तक जाना है तो सिंपल सी बात है, ये हम लगा के बना सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन डायमीटर का पूछा हुआ है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द डायमीटर, ठीक है। पैटर्न वही है, आपको एरिया तक आना है और एरिया से इस तरीके से अप्लाई करना है। क्लियर यहां तक, डन। बना लीजिए, बना लिया सबने, आगे बढ़े, चलिए। क्या करेंगे, मैं लास्ट में नोट शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, स्कैनर दूंगा, लास्ट में शेयर हो जाएगा। हाँ फिर से बोलो। ये तो मैंने एमएम में दिया है ना, किसको मीटर में सॉल्व करना है। जो आपने लिखा है 800 मेगापास्कल, हाँ इसको तुम बोल रहे हो, इसको एमएम मीटर स्क्वायर बनाओगे, बना लो। क्यों बनाओगे फिर, कर बनाना क्यों है बताओ, है? अरे बाबा आज तो आएगा हर तरीके से, आप मुझे बताओ फायदा क्या है उससे, कैसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। अरे बाबा इधर कैसे मिस्टेक हो रहा है, दिखाओ। आप एक बात बताओ, आपको रास्ता सीधा पकड़ना है या टिल्ट करके पकड़ना, वो मैं तो बता देता हूं, कोई बड़ा चीज नहीं है। नहीं, अब तुमने जैसे बोला आओ, अब इसने बोला, ध्यान से सुनना, हो गया यहां तक। अभी देखना ये कितनी बढ़िया मूर्खता कर रहा है, समझते जाना, अच्छा लग रहा है गधा। स्ट्रेस है 800 है बेटा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। ये बोला सर मैं इसको मीटर में कर रहा हूं, इसको मैंने लेंथ भी एमएम में दी है आप लोगों की कंफर्टेबल के लिए कि भाई चलो आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। अब इसने बोला सर इसको मीटर में करो, एमएम स्क्वायर को मीटर में करने में 10 की पावर कितना लगेगा, -6 होगा। दिस इज 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर, तो बेसिकली 800 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये किलो न्यूटन है, इसको तो न्यूटन में रहोगे, न्यूटन सेम है। अब पुट करो यहाँ पे, क्या मिल रहा है इससे बताना मुझे जरा। 10 की पावर 6 हो गया, ये 80,000। अब बेटा एक काम कर, इसको भी चेंज करना पड़ेगा ना, कर दो। कितना आएगा बताना, 0.2 मीटर। लो ये लो 0.2, ठीक है। ये आ गया विड्थ, ले बेटा विड्थ। अब कैलकुलेशन अगर सिखाना पड़े तो फिर 10वीं क्लास जाना पड़ेगा पढ़ाने। हाँ ये हो गया 0.2, ये हटाओ तो सब लोग, ये 10 लगा दो। लो बेटा काटो अब। कितने जीरो हैं, 4 5, ये कितने हो गए, 6 जीरो कट गया, नीचे एक और बच गया। आ तो गया यार, क्या नहीं आ रहा है, 8 8 कट गया, 10 तो आ रहा है 1/20। क्या दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन पता है। आप मेरे से पूछो, तुम तो अभी देख रहे हो बेटा, कम से कम नहीं तो मेरे को कम से कम 70 से 80 बैच हो गए प्रॉपर सॉम के पढ़ाते हुए। अब तुम्हें बताता हूँ क्वेश्चन किस टाइप का आता है। ये जो मेगा पास्कल है ना, इसमें बेटा जीगा पास्कल लिखता है, जाके क्वेश्चन उठाओ, समझ आया, ठीक है। खैर उसको इसमें काटने में दिक्कत नहीं था, कर सकते थे, पर प्रॉब्लम ये है ना कि ये भी मैंने 200 में दिया है। अगर इसको मैं मीटर में देता ना, तो अब मीटर करते तो बड़ा आसानी से कैलकुलेशन चला जाता। अब नहीं आ रहा आंसर, आ गया ना, कुछ भी चेंजेस नहीं है बेटा, तो नॉर्मल चेंजेस कर सकते हैं। डन, सेटिस्फाइड। चलिए
देखो क्या है ना, हमेशा कैलकुलेशन को देखो कि कहां से हम इजी कर सकते हैं, ये नहीं कि उसको डिफिकल्ट करते जाओ फिर बाद में 0 0 बढ़ा लो। आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, कम टाइम में शॉर्टकट तरीका सोच रहे हैं, ये नहीं कि लॉन्ग कट तो पढ़ के आयो यार। ठीक है, चलो नाउ स्ट्रेस का यूनिट क्या था भाई, फोर्स अपॉन एरिया यानी कि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। डायमेंशन नंबर पढ़ा है आप लोगों ने भैया सबने? एस डायमेंशन नंबर पढ़ा है सबने? डायमेंशन नंबर पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं सुना आज तक? एम एल टी वाला फॉर्म पढ़ा है कभी? पढ़ा है ना? इसका यूनिट बता दो, इसका डायमेंशन नंबर बना दो। नहीं आता? चलो ठीक है, ध्यान देना। फोर्स का डायमेंशन नंबर होता है एम एल टी -2, ये याद कर लेना, हमेशा आगे यूज होगा। फोर्स डायमेंशन नंबर एम एल टी -2 होता है, राइट? तो फोर्स क्या दिया है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट एम एल टी -2, और मीटर का है तो लेंथ का स्क्वायर। कितना बचा, एम एल -1 टी -2 इज द डायमेंशन नंबर ऑफ स्ट्रेस। पूछा हुआ है जेई के एग्जामिनेशन में कि डायमेंशन नंबर स्ट्रेस का बताओ, तो याद रखना है आपको, सिर्फ फोर्स का याद रखना, उसके बेस पे निकल जाएगा। क्या हुआ वीरेंद्र, कोई प्रॉब्लम है? तो फिर इधर ध्यान दो ना, बातें नहीं करो आपस में। डन, आगे बढ़े। स्ट्रेस समझ आया? नाउ नेक्स्ट